हेलो और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम इतिहास के एक बेहद बड़े और जटिल हिस्से पर बात करने वाले हैं, प्रथम विश्व युद्ध। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक तबाही थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, एक छोटी सी स्थानीय हत्या से शुरू होकर इसने आधुनिक दुनिया को आखिर कैसे एक बिल्कुल नया आकार दे दिया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। इस पूरे विषय को छोटी छोटी और आसान बातों में समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, चिंगारी और गठबंधन। दूसरा, क्षय का युद्ध। तीसरा, बदलता रुख। और आखिर में चौथा, एक नई दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, चिंगारी और गठबंधन, और देखते हैं कि इस अराजकता और तबाही की शुरुआत आखिर हुई कैसे। युद्ध से ठीक पहले यूरोप का माहौल बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था। एक तरफ थी ट्रिपल इंटेंट, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया शामिल थे। ये तीनों इसलिए मिल गए थे क्योंकि इन्हें जर्मनी की बढ़ती ताकत से खौफ था। और उनके ठीक सामने खड़ी थी ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली। इन्हें लगता था कि ये चारों तरफ से घिर गए हैं और ये नए क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे। ये ध्रुवीकरण एक ऐसी चेन रिएक्शन तैयार कर रहा था जिसे रोक पाना, सच कहूं तो, लगभग नामुमकिन था। अब देखिए कि आग आखिर कितनी तेजी से फैली। जून 1914 में आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की सारायेवो में हत्या हो जाती है। ये थी वो पहली चिंगारी। फिर क्या था, सिर्फ एक महीने बाद जुलाई में ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया। और फिर तो एक के बाद एक पत्ते गिरने लगे। अगस्त आते आते जर्मनी ने रशिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो उसके विरोध में ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के भीतर लाखों सैनिक अचानक पूरे यूरोप में मार्च करने लगे थे। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे भाग पर, क्षय का युद्ध, जहां हम औद्योगिक युद्ध के असली खौफ और उसके भयानक रूप को समझेंगे। यहाँ इस अट्रिशन शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। असल में ये एक ऐसी सैन्य रणनीति है जहां सेना का ध्यान मैदान जंग को एक दिन में जीतने पर नहीं होता, बल्कि इसका मकसद होता है दुश्मन को पूरी तरह थका देना, उन्हें इतना भारी नुकसान पहुंचाना कि वो हार मानने पर मजबूर हो जाएं। वेस्टर्न फ्रंट की खाइयों में जब युद्ध एक जगह बुरी तरह अटक गया था तो सभी जनरल्स का पूरा ध्यान बस इसी एक दिशा में घूम गया था। और इस भयानक मानसिकता की सबसे सटीक झलक हमें इस कथन में मिलती है, ब्लीड फ्रांस व्हाइट। जनरल एरिक फॉन फल्केनहाइन के इन शब्दों को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्डन का युद्ध सच में मौत की एक ऐसी चक्की बन गया था जहां मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन का आखिरी कतरा तक बहा देना, बस किसी भी तरह सामने वाले को खत्म करना। और इसी औद्योगिक दौर ने ना कुछ बेहद खौफनाक नए हथियारों को जन्म दिया। सबमरीन से चलने वाले टॉर्पीडोज, जिसे यू बोट्स कहा गया, जहरीली क्लोरीन गैस जिसने सांस लेना नामुमकिन कर दिया, आसमान से बॉम्ब गिराने वाले बड़े बड़े जेपलिन्स, लोहे के भारी आर्मर्ड टैंक्स और हवा में उड़ते विमानों के प्रोपेलर के बीच से फायर करने वाली मशीन गन्स। पर पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? इतनी नई और तबाहकुन तकनीक के आने के बाद भी ये हथियार खाइयों की उस रुकी हुई स्थिति को तोड़ नहीं पाए। युद्ध वहीं अटका रहा, बस मौत के आंकड़े बढ़ते चले गए। इन बढ़ते आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाला नंबर है 6 लाख। बैटल ऑफ द सॉम के दौरान एलाइज ने सिर्फ 10 मील आगे बढ़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10 मील आगे बढ़ने के लिए अपने 6 लाख सैनिकों की आहुति दे दी। ये नंबर इस अकल्पनीय मानवीय कीमत को उजागर करता है जो इस थका देने वाले युद्ध में हर रोज चुकाई जा रही थी। और इस युद्ध की आड़ में एक और विशाल त्रासदी घट रही थी। 1915 में ऑटोमन एम्पायर ने 1 मिलियन से भी ज्यादा आर्मीनियंस का निष्कासन और हत्या की। अब यहाँ तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। एलाइज ने इसे मानवता के खिलाफ एक संगीन अपराध माना, जबकि टर्की आज भी मौत के इन आंकड़ों और जेनोसाइड या नरसंहार के लेबल को नहीं मानता और इसका विरोध करता है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक विवाद है जो इन घटनाओं के सदियों बाद आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। चलिए अब हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बदलता रुख, जहां थकान के इस माहौल में नए संसाधन युद्ध में शामिल होते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। 1917 आते आते युद्ध एक बिल्कुल ही नया रूप लेता है।
होता क्या है कि एक तरफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन की वजह से रशिया युद्ध से बाहर हो जाता है और एक आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर कर देता है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ता है। और वो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ बेहिसाब सैन्य बल और संसाधन लेकर आए। ये युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि एलाइज ईस्टर्न फ्रंट पर एक बड़ी ताकत खोने के बावजूद टिके रहे, और उसकी वजह थी कि बिल्कुल सही वक्त पर अमेरिका ने अपना विशाल समर्थन जुटाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक सवाल है कि अमेरिका आखिर युद्ध में आया क्यों? यहाँ एक गुप्त जर्मन डाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया, जिमरमैन टेलीग्राम। इसके जरिए जर्मनी ने गुप्त रूप से अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाया था, और जब ये बात पूरी तरह खुल गई तो अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर के साथ मिलकर इस घटना ने एक शांत और तटस्थ देश यानी अमेरिका को युद्ध में खींच लेने का आखिरी काम किया। इस एक गुप्त टेलीग्राम ने पूरे रण क्षेत्र का पलड़ा ही पलट दिया। अब बात आती है 1918 की। ये आखिरी कोशिशों और दांव-पेच का साल था। जनरल लुडेनडॉर्फ की स्प्रिंग ऑफेंसिव जर्मनी की एक आखिरी और बेचैन कोशिश थी युद्ध जीतने की, लेकिन रिवर मार्न के पास ताज़े अमेरिकन रीइंफोर्समेंट्स ने आकर इस बढ़त को पूरी तरह रोक दिया। इसके बाद एलाइज ने पलटवार किया और अपनी 100 डेज ऑफेंसिव शुरू की। अब सेंट्रल पावर्स की ताकत लगातार युद्ध की थकान और नेवल ब्लॉकेड के सामने बिखरने लगी थी। अंत में थके और हारे हुए जर्मन सैनिक हजारों की संख्या में आत्मसमर्पण करने लगे। अब आते हैं इस चर्चा के चौथे और अंतिम भाग पर, एक नई दुनिया। यहाँ हम देखेंगे युद्ध के बाद की तबाही और उन नए बीजों को जो आगे चलकर दुनिया में और भी बड़े संकट लाने वाले थे। 11 नवंबर 1918 सुबह के 11 बजे आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम शुरू हुआ। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खबर के ठीक 1 मिनट पहले सुबह 10:59 पर अमेरिकन प्राइवेट हेनरी गंथर इस युद्ध में मारे गए आखिरी गैस सैनिक बने। इस विशाल युद्ध विराम को प्राइवेट गंथर की इस दर्दनाक कहानी से जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि यह समझौता सिर्फ एक इतिहास का पन्ना बनकर ना रह जाए। ये उन अनगिनत जिंदगियों का प्रतीक है जो इस रणभूमि में हमेशा के लिए दफन हो गईं। इस पूरे वैश्विक नरसंहार का पैमाना ध्यान देने लायक है। 9.5 मिलियन सैनिक मारे गए, 21 मिलियन से ज्यादा घायल हुए और 7 मिलियन आम नागरिकों की जान चली गई। इसको इस तरह से समझिए, युद्ध में लड़ने वाले हर 8 में से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। ये आंकड़े सच में इतने विशाल और भयानक हैं कि इन्हें दिमाग में पूरी तरह से बिठा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। इस अक्लापनीय तबाही ने न सिर्फ इंसान मरे, बल्कि 19वीं सदी की पुरानी सत्ता की संरचनाओं को भी नष्ट कर दिया। पुराने साम्राज्य ध्वस्त हो गए और नए राष्ट्रों ने जन्म लिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूटकर नए राज्यों में विभाजित हो गया। रशियन एम्पायर को बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। और जर्मनी को भारी पाबंदियों, अपनी कॉलोनियों के नुकसान और वॉर रेपरेशंस यानी करोड़ों के भारी हुर्जाने का सामना करना पड़ा। और अब जरा इन गुप्त समझौतों की तरफ देखिए, साइक्स, पिकोट और बैल्फर। इन गुप्त अनुबंधों और विरोधाभासी वचनों के तहत मिडिल ईस्ट को यूरोपियन नियंत्रण के अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। ऑटोमन एम्पायर के टूटने के तुरंत बाद ब्रिटिश और फ्रेंच द्वारा किए गए इन समझौतों ने ऐसे बेहद जटिल और नए भू-राजनीतिक तनाव पैदा कर दिए जिनका असर आगे जाकर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। उसके बाद आती है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जहां जर्मनी पर कड़ी शर्तें थोपी गईं। ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जर्मनी से उसका बहुत बड़ा भूभाग छीन लिया गया। उस पर ऐसी सख्त सैन्य पाबंदियां लगाई गईं जिसका कोई हिसाब नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसे एक वॉर गिल्ट क्लॉज अपनाने पर मजबूर किया गया, यानी पूरे विश्व युद्ध का सारा दोष जर्मनी पर डाल दिया गया। इस एक क्लॉज ने जर्मनी के भीतर एक ऐसी कड़वाहट और गुस्से को जन्म दिया जो आने वाले कई दशकों तक उसके दिलों में आग बनकर सुलगता रहा। तो ये सब देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या 1918 के इन सख्त समझौतों और जल्दबाजी में दोबारा बनाए गए नक्शों ने कहीं न कहीं अगले विश्व संघर्ष के बीज नहीं बो दिए थे? सच कहें तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत शायद कोई सच्ची शांति का प्रतीक नहीं था, बल्कि दुनिया का एक ऐसा अस्थिर रूपांतरण था जिसके निशान और जिसकी गूंज आज तक हमारी दुनिया महसूस कर रही है। खैर, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इसने इस जटिल इतिहास को एक नए नजरिए से समझने में एक जरूरी और नई दृष्टि दी होगी।